बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पूरी कौम को रुलाने वाला अब खुद रूहान सा हो गया है। और कल जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है पीटीआई की, तो उसमें इसने ख़ुद को तसल्ली देने के अंदाज में साथियों से कहा कि आपने घबराना नहीं है, घबराए मत। और सूरत हाल ये थी कि कोर कमेटी के तमाम अरकान के चेहरों पर घबराहट थी, मायूसी थी। और वो उन्होंने किसी इमरान खान के किसी कमेंट्स का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, जब वो मशवरे का सेशन हुआ तो उसमें इसने एक तो इमरान ने ये इशारा दिया कि अगर वो इंतहाई इक़दाम करे, यानी अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करे और वही जो मामला पहले ज़िक्र होता रहा है उस पर अमल कर गुजरे तो क्या होगा। तो इस पर उसे मशवरा दिया गया कि ऐसा करना हमारे लिए ज़्यादा मुसीबत का बायस होगा। और अपने अंजाम से तकरीबन कोर कमेटी के तमाम अरकान आगाह थे। चुनांचे जब इमरान खान ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं निकलते और आवाम को क्यों नहीं बताते कि हुकूमत उनकी फलाह व बहबूद के लिए क्या कुछ कर रही है, तो किसी ने इसके जवाब में कोई फिक्रा नहीं कहा। वैसे उनको कहना चाहिए था कि जनाब, हमें आवाम को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, बल्कि हमें ये बताने की ज़रूरत है कि हम उनके साथ क्या कुछ कर रहे हैं। और आवाम की जो हालत है वो दिन ब दिन पतली होती जा रही है इसकी इक़दामात और पॉलिसियों से। अब डॉलर 176 रुपये से भी क्रॉस कर गया है, तो महंगाई का एक और बड़ा रेला आएगा और आवाम की जो क़ुव्वत है महंगाई का मुकाबला करने की, वो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। तो कोर कमेटी के इजलास में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो ये हुई कि इसने 13 तारीख को यानी आज पार्लियामेंट का इजलास हंगामी बुनियादों पर बुलाने का फ़ैसला किया था। और इसकी स्कीम ये भी थी कि अपोजिशन को बताए बगैर ये इजलास मुख्तसर नोटिस पर तलब किया जाए, जिसके लिए पीटीआई के अरकान को पहले से वहाँ हाजिर रहने का हुक्म था। तो ये इजलास दूसरी मरतबा तलब करने से पहले ही ये फ़ैसला मनसूख हो गया, इसलिए कि इमरान खान को बताया गया कि 70 अरकान इस इजलास में शरीक नहीं होंगे, जबकि अपोजिशन के अरकान पहले से ही पिंडी में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और वो इसीलिए मौजूद है कि उन्हें पता है कि इमरान खान किसी वक्त भी इजलास बुला सकता है। चुनांचे आज का जो इजलास होना था वो तो इस बात की नज़र हो गया जब उसको ये इत्तला मिली कि 70 अरकान जो हैं वो इजलास में नहीं आएंगे। इससे पहले ये भी इत्तलात आती रही हैं कि जो खाना दिया था अपनी और इत्तेहादी पार्टी के अरकान के एजाज़ में, तो उसमें 70 अरकान कम थे। ये इत्तला दुरुस्त नहीं है, अरकान कम थे, वो तकरीबन 50 अरकान कम थे। लेकिन अब जो है कन्फर्म इत्तला ये है कि 70 अरकान नहीं आएंगे और इत्तेहादी पार्टियों के लोग भी नहीं आएंगे या वो मुखालफत में वोट देंगे। मसलन जैसा कि गैर मुतवक्को तौर पर काफ लीग ने एक बयान दिया कि वो बुज़दार की पॉलिसी उसी बहुत तंग है। ये गैर मुतवक्को इसलिए है कि अब तक तो काफ लीग बुज़दार का, उस्मान बुज़दार का दिफा करती रही है और ये कहती रही है कि इमरान खान गलत और उस्मान बुज़दार ठीक है। लेकिन ये अचानक उसने जो उस्मान बुज़दार पर चढ़ाई की है कि ये काम नहीं करता, राब्ते नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, बहुत यानी इल्ज़ामात लगाए, वो जो बयान आया, तो अचानक चढ़ाई करने का मकसद क्या हो सकता है, इस पर क्या असर है, ये हो रही है कि मुख्तलिफ़ पार्टियों में इक़दामात के हवाले से जो इख्तिलाफ़ है, मसलन मुस्लिम लीग नून का ये इसरार है या राय है कि सबसे पहले चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि सबसे पहले पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। और काफ लीग पीपल्स पार्टी की इस मुतालबे में हामी है। चुनांचे उस्मान बुज़दार पर हमले का जो मकसद है वो इसकी फ़ज़ा बनाना है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। और ख़बरें ये हैं कि कहीं ना कहीं तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला हो गया है, लेकिन अभी उसका ऐलान नहीं किया जा रहा। और अपोजिशन के जो राब्ते हुए हैं वो भी बड़े अहम हैं। अहम इन मानों में कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजलुर रहमान के घर चलकर उनसे मिलने गए, जबकि ये पेश रफ्त भी इसलिए गैर मुतवक्को थी कि पीपल्स पार्टी को मौलाना से बड़े गिले शिकवे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने मौलाना पर बड़ी सख्त तनकीद भी की है और मौलाना ने भी जवाब में सख्त तनकीदी फ़िक्रे इस्तेमाल किए हैं। लेकिन बिलावल चल कर जब पहुँचे तो इसका मतलब ये है कि जहन तब्दील हो गया पीपल्स पार्टी का भी, और मौलाना फजलुर रहमान के रवैये में भी कुछ लचक आई है। मसलन उन्होंने ये कहा कि हम इस बात पर गौर करने के लिए तैयार हैं, गौर करेंगे, अगरचे मैं बाख्तियार नहीं हूँ पीडीएम में पीपल्स पार्टी को वापस लेने के लिए। और बिलावल ने भी ये कहा कि पीडीएम में वापसी की कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है दरअसल
اسی واپسی کا راستہ ہموار کرنے کے لیے تھی۔ اور دوسری معنی خیز بات یہ تھی کہ دونوں نے بعد میں میڈیا سے جو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے درمیان اتفاق ہوا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں اکٹھے چلیں گے۔ اچھا، پارلیمنٹ میں تو یہ پارٹیاں پہلے ہی اکٹھی چل رہی ہیں، بالکل متحد ہو کر چل رہی ہیں، تو یہ اس کہنے کا کیا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ میں اکٹھے چلیں گے؟ یہ اس کا اشارہ واضح طور پر یہ بنتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو موو ہم کرنے والے ہیں یا کوئی موو کرنے والے ہیں تو اس میں اکٹھے چلیں گے، اور یہ موو جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد کی ہی ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ تحریک عدم اعتماد پر تقریباً کنسنسس ہو گیا ہے، اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور لیکن ابھی یہ جو الجھن ہے وہ صرف یہی ہے کہ سب سے پہلے سینٹ میں یہ تحریک لائی جائے یا پنجاب اسمبلی میں لائی جائے یا قومی اسمبلی میں لائی جائے۔ اور اسلام آباد کے صحافی کہتے ہیں کہ بلکہ سیاسی کارکن جن کے رابطے ہیں تحریک انصاف والوں سے بھی اور باخبر ذرائع سے بھی، یعنی خبروں کے اس منبع سے جہاں سے فیصلے بھی نکلتے ہیں اور خبریں بھی فیڈ کی جاتی ہیں، تو اشارہ یہی ہے کہ قومی اسمبلی میں اگر تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو وہ کامیابی سے اس لیے ہمکنار ہوگی کہ 70 ارکان پی ٹی آئی کے یا اور اتحادی پارٹیوں کے یا تو تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے ان میں سے کچھ، اور کچھ شاید غیر حاضر رہیں۔ اگر اعتماد کا ووٹ لیا تو اس میں غیر حاضر ہوں گے، اور اگر تحریک عدم اعتماد آئی تو یہ حق میں ووٹ دیں گے۔ اور حق میں ووٹ دینے کی کہانی یہ ہے جو پچھلی مرتبہ بھی چلی تھی کہ پی ٹی آئی کے 2 درجن سے زیادہ ارکان کا مسلم لیگ نون سے رابطہ ہے کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں، تو مسلم لیگ نون نے ان میں سے 7 یا 8 کو اس طرح کی یقین دہانی کرائی ہے یا اشارہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، باقی کو انہوں نے مسلم لیگ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن رابطے ان کے چل رہے ہیں۔ اگر 7-8 ارکان کو وہ ٹکٹ دینے کا یقین دلاتے ہیں اور وہ 7-8 ارکان تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دینے پر تیار ہو جائیں، ظاہر ہے وہ اسی شرط پر ٹکٹ دیں گے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں، تو گویا کہ بازی پلٹنے کا سسٹم بن گیا، جبکہ اتحادی پارٹیاں ایک ایک کر کے خود کو دور کر رہی ہیں۔ فنکشنل لیگ جس کے بارے میں کچھ عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کے شکوے ہیں تحریک انصاف دے اور ان کو غصہ بھی ہے، غصہ ان کو اس بات پر بھی ہے کہ فنکشنل لیگ کے 3-4 اہم لیڈر عمران خان کے دباؤ پر ترغیبات میں یا لالچ میں یا جو بھی ہتھ کنڈا اختیار کیا گیا اس کے نتیجے میں وہ فنکشنل لیگ کو چھوڑ کر اور جی ڈی اے کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، تو اس بات کا بھی انہیں رنج ہے۔ تو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ فنکشنل لیگ نے ذہن واضح کر لیا ہے کہ حکومت کا ساتھ نہیں دینا، اور فنکشنل لیگ کا شاید 1 رکن ہے یا 2 رکن ہے، کم سے کم 1 رکن تو ان کا لازمی ہے، تو اس طرح یہ تعداد اور بڑھ جاتی ہے۔ اور قاف لیگ کے بھی 4-5 ارکان ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بھی حکومت سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن متحدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخر وقت میں یو ٹرن لے لیا کرتی ہے اور پھر وہ حکومت کے ساتھ دوبارہ جا ملتی ہے، اس لیے نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ دوبارہ مل جائے گی، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عدم اعتماد میں ساتھ دے گی، اس لیے کہ معاملہ ڈاواں ڈول ہے۔ لیکن اس مرتبہ ماضی کے مقابلے میں چونکہ حالات مختلف ہیں، چنانچہ یہ خیال ظاہر کرنے کی گنجائش نکل آتی ہے کہ اس مرتبہ متحدہ قومی موومنٹ نے اگر خود کو حکومت سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا یا کم سے کم ووٹ کی حد تک عمران خان سے دوری کا فیصلہ اختیار کیا، تو شاید وہ یو ٹرن نہ لے، کیونکہ اب معاملہ ماضی کے مقابلے میں بہت مختلف ہے۔ اور اب تو خود پی ٹی آئی کے ارکان، یعنی وہ جو دفاع کرتے تھے ٹی وی پر آ کر یا میڈیا میں آ کر، 3-4 تو خیر اب بھی دفاع کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی نجی محفلوں میں یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ہمیں کچھ اندازہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی ان کو مایوسی نے اپنی گرفت میں لے لیا، یا پھر یہ ہے کہ ان کو آنے والی صورتحال کا پوری طرح اندازہ ہو گیا ہے اور وہ اب یہ فیصلہ نہیں کر سک رہے کہ وہ کیا کریں، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی پارٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور واضح ہے کہ ان میں فواد چودھری شامل نہیں ہیں، کیونکہ فواد چودھری کے لیے پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں، لیکن مثلا جس طرح کے اعظم سواتی طرح کے لوگ ہیں، ان کو کوئی پارٹی قبول نہیں کرے گی۔ یہ ستم ظریفی اپنی جگہ ہے کہ قاف لیگ جو ویسے ہی کرمنلز کا مجموعہ ہے جیسے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں،
वो उनको अपोजिशन में वापस लेना पड़ रहा है। और परसों मुस्लिम लीग नून के एक वफद ने काफ लीग वालों से मुलाकात की और उन्हें अपने साथ शामिल होने की दावत दी और इमरान खान से इत्तेहाद तोड़ने की दावत दी। तो इस मुलाकात में काफ लीग वालों ने इमरान खान के बारे में जो शगुफ़े छोड़े वो उनमें अक्सर तो काबिल इशाअत नहीं है और बयान करने के काबिल नहीं है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इमरान खान के बारे में उसके इत्तेहादियों की राय कितनी नाकाबिल यकीन हद तक बुरी है। इस हद तक बुरी है कि उसको दोहराया भी नहीं जा सकता। और बहरहाल उस इजलास में दोनों फ़रीक़ों ने, दोनों पार्टियों ने फिर मज़े ले लेकर इन बातों पर कहके लगाए और हंसी उड़ाई और खूब मज़ा लिया। तो ये एक सामान्य इबरत है कि इमरान खान के इत्तेहादी हुकूमत में मौजूद होते हुए भी इमरान खान के बारे में वो बातें कर रहे हैं जो अपोजिशन वाले भी नहीं करते थे। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये इजलास बुलाने का तहिया किए हुए है और दूसरी तरफ इसने स्पीकर से कहा है कि अपोजिशन को मनवाओ। और ये अपोजिशन तो खैर क्या मानेगी, वो तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन को मानती नहीं है, तो उसके साथ मुज़ाकरात होने का कोई माना नहीं है। लेकिन ये अजीब बात है कि स्पीकर को इमरान खान ने ड्यूटी दे दी है कि वो अपोजिशन से मुज़ाकरात करे और उसे इस इंतखाबी इस्लाहात पर कायल करने की कोशिश करे। बल्कि स्पीकर ने जो ख़त लिखा है उसमें भी यही कहा गया है कि वसी तर कौमी मफाद में हमें इस बारे में किसी फार्मूले पर मुत्तफ़िक़ हो जाना चाहिए। तो बात यह है कि इसमें कोई दरमियानी रास्ता नहीं है, क्योंकि अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तस्लीम करने से यकसर इनकार कर चुकी है और वो इस पर कभी मानेगी नहीं। दरमियानी रास्ता तब होता है जब कुछ मामलात पर इख्तलाफ हो और कुछ मामलात पर इख्तलाफ न हो। यहाँ तो एक ही मामला है। इसलिए ये हैरत की बात है कि इमरान खान ने स्पीकर को ये ड्यूटी क्यों दी। कोई कैमोफ्लेज का शुबा भी गुजरता है कि वो अपोजिशन इस बारे में आ जाए कि हाँ भी हम ठीक है मुज़ाकरात करते हैं और इस दौरान इमरान खान अपना इजलास बुला ले। लेकिन ऐसा मुमकिन भी नहीं है। इसलिए ऐसा भी मुमकिन नहीं है क्योंकि अपोजिशन के तमाम अरकान इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद हैं। चुनांचे कैमोफ्लेज करने का कोई फ़ायदा नहीं, डी ट्रैक करने का भी कोई मकसद नज़र नहीं आता। मुझे तो लगता है कि इमरान खान का जो जहन है वो कोई चाल चलने के काबिल नहीं रहा, तो वो एक बेतुकी किस्म की तीर अंदाज़ी कर रहा है। कभी इधर तीर दाग दिया, कभी इधर तीर चला दिया और कोई तीर उसका निशाने पर नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जो गर्दिश है हालात की, वो कहा जाता है कि इसके जो रूहानियाती हलके हैं घर के अंदर, उन्होंने जो कुछ एहतियातें बताई थी उन पर पूरी तरह अमल नहीं हो सका। और अज़राए तफन्नुन नहीं बल्कि अज़राए संजीदगी में यह अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक बड़ा सेटबैक उनको उस वक्त हुआ जब वो पुतला पकड़ा गया जिसमें सुइयाँ चुभोकर उस पर अमल जारी था। वो अमल पकड़ लिए गए, बाद में उनको शायद पता नहीं रिहा भी कर दिया गया, लेकिन वो अमल जो था पुतले पर करना था वो अधूरा रह गया। और ये किसी अमल का, इस तरह के मामलात में किसी अमल का अधूरा रह जाना बहुत बड़े सेटबैक का बायस होता है, बल्कि उल्टा अमल करने वाले या करवाने वाले के नुकसान का ज़रिया भी बन जाता है। तो लगता है कि वही कुछ हो गया है। रूहानियाती हलके की कई बातों पर उस तरह अमल नहीं हो सका। मसलन ये तकरीबन तय था, तकरीबन नहीं क़तई तौर पर तय था कि तहरीक लब्बैक पर फायरिंग करनी है और उनको मार धाड़ करके एक मैसेज पहुँचाया जाना है पूरे अवाम को कि देखो हम कितने सख्त और आहनी हाथों से इस तरह की शर पसंदों को कुचल डालते हैं। तो वो मामला मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जो हिकमत अमली थी, जो उन्होंने जनरल बाजवा से मिलकर बनाई, उसकी वजह से वो प्लानिंग नाकाम हो गई। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अमल भी पूरा नहीं हो सका, उल्टा पड़ गया। तो ये उसका नुकसान भी इमरान खान को हुआ। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी पार्टी के अंदर एक बदली फैल चुकी है। लेकिन नाज़रीन, साथ ही एक नुकसान ये भी हो रहा है कि मामलात जो है वो अनारकी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं और सड़कों बाज़ारों पर कीमतों के मसले पर लोग झुंझला कर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये मामला अगर बढ़ा तो शदीद माशरती फसाद का ख़तरा है और ऊपर से कर्ज़े जो वो GDP से भी बढ़ चुके हैं। यानी हमें जो दिफाई अखराजात हैं वो भी कर्ज़े लेकर पूरे करने पड़ रहे हैं और IMF से जो मामला लटका हुआ है उसकी जो शराइत है उसका पूरा करना मुमकिन नहीं नज़र आता इस हुकूमत के लिए बज़ाहिर मौजूदा हालात में। और अगर वो शराइत पूरी नहीं कर सकती और IMF भी कोई नरमी नहीं करता,
तो कर्ज़ा कैसे मिलेगा? कर्ज़ा आप देख लीजिए कि 1 महीना हो गया, जो कर्ज़ा ड्यू था वो IMF ने नहीं दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक और अंदरूनी इक़्तिसादी बहरान पैदा हो गया है। जो मल्टीपल क्राइसिस जो है ये क्या शक्ल इख्तियार करेंगे और किस कदर तबाही लाएंगे, हमें अंदाज़ा नहीं है। शाम में खाना जंगी छिड़ी, लाखों लोग मारे गए। उसके बाद वहाँ हालात ये हो गया कि लोग घरेलू जानवरों को, बिल्लियों और कुत्तों को मार मार कर खाने लगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसी कोई खाना जंगी नहीं हुई है, लेकिन हालात उसी तरह बढ़ रहे हैं जहाँ शाम किसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। क्योंकि जिस तरह चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, मसलन घी जो 400 रुपये किलो था, कल उसमें 20-25 रुपये किलो का मज़ीद इजाफा हो गया है। तो गोया कि यानी लोगों के पास फिर घी खरीदने के, दालें भी महंगी हो गई कल 25 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के हिसाब से। तो बहुत जल्द वो दिन आ सकता है, बहुत जल्द, कि जिसमें लोगों के पास न दाल खरीदने के पैसे होंगे, न सब्ज़ी खरीदने के पैसे होंगे, न घी खरीदने के पैसे होंगे। तो फिर एक दूसरे का गला काटने तक नौबत जाएगी। और इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इमरान खान को लाए। अब वो ताकतवर लोग हैं, ज़ाहिर है वो माज़रत भी नहीं करेंगे, अपनी गलती भी नहीं मानेंगे। लेकिन जहाँ तक अवाम का मामला है तो वो तो यही कहते हैं कि कौन ज़िम्मेदार है हमारी इस भूख का, नंग का, हमारी महरूमी का, हमारी फाका कशी का। यानी वही बात है कि कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना गया। तो बहरहाल ये चंद दिन जो हैं बहुत अहम है। इनमें इस क्राइसिस ने कोई ना कोई मोड़ मुड़ना है। कतईयत के साथ ये बात नहीं की जा सकती कि अगला मंजरनामा जो है वो पाकिस्तान के लिए खुश आइंद होगा या मज़ीद तबाही लेकर आएगा। क्योंकि तबाही की बुनियादें इतनी गहरी खोद दी हैं इमरान खान ने कि अब कोई जादूगर ही आकर सूरत हाल पर काबू पा सकेगा। मामलात को रिवर्स करना तो बड़ी मुश्किल की बात है। मामलात को अपनी जगह पर रोक देना ताकि मज़ीद अबतरी ना हो, ये भी एक कारदार बन चुका है। तो नाज़रीन, इन्हीं गुज़ारिशात के साथ मैं अपना विला ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।